और अब भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश प्रवक्ता आदरणीय नीरज कुमार सर का स्वागत सम्मान कर रहे हैं हमारे जदयू के पीछे से ताली का आवाज नहीं आ रहा है। बहुत सौभाग्य की बात है कि एक साथ हमारे एनडीए के माननीय प्रदेश प्रवक्ता महोदय पधारे हैं हमारे कार्यालय में। बहुत खुशी की बात है। हमारे आरएलएम के प्रदेश प्रवक्ता को माननीय हमारे जिलाध्यक्ष भी स्वागत सम्मान करने जा रहे हैं। और अब हमारे जेडीयू के डॉक्टर मधुरेंद्र पांडे सर जी जो मीडिया पैनलिस्ट हैं अंग वस्त्र और माला से स्वागत सम्मान कर रहे हैं सम्मानित जिलाध्यक्ष जेडीयू खगड़िया। और अब हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय जिलाध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय श्री शत्रुघ्न भगत जी को स्वागत सम्मान कर रहे हैं। छोटे ताली भाई हमारे जिलाध्यक्ष जी कार्यालय में सम्मान होगा हमारे रालोमो के सम्मानित जिलाध्यक्ष बड़े भाई कृष्ण कुमार सिंह जी का। सर चलिए भाई कृष्ण कुमार जी का स्वागत हो रहा है हमारे अध्यक्ष द्वारा। और हम के सम्मानित जिलाध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय रामबली राम जी का स्वागत सम्मान हमारे जिलाध्यक्ष बड़े भाई बबलू कुमार मंडल जी कर रहे हैं। और हम चाहेंगे हमारे नगर परिषद खगड़िया के कार्यकारी नगर परिषद अध्यक्ष भाई प्रभात शर्मा जी आए और हमारे लोकप्रिय जिला अध्यक्ष आदरणीय बबलू कुमार मंडल जी का अंग वस्त्र और माला से स्वागत सम्मान करें। और अब हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला के मीडिया प्रभारी और मुख्य प्रवक्ता भाई मनीष कुमार राय जी का स्वागत सम्मान हमारे जिलाध्यक्ष महोदय करने जा रहे हैं। आ रहे मनीष भाई और हमारे एलजीपीआर के शानदार मीडिया के प्रवक्ता हैं हमारे एलजीपीआर के भाई मनीष कुमार सिंह नाता जी। इनका स्वागत सम्मान हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष बड़े भाई बबलू कुमार मंडल जी कर रहे हैं। और अब जेडीयू के प्रवक्ता बड़े भाई राकेश शास्त्री जी का प्रेस वार्ता जो पार्टी का निर्देश होता है उसके अनुसार हम लोग चलते हैं। चलिए अब हमारे माननीय जेडीयू जिला अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय श्री बबलू कुमार मंडल जी के दो शब्द के साथ कार्यक्रम प्रेस वार्ता कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। इनके द्वारा सबसे पहले मीडिया के साथियों का स्वागत सम्मान किया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि आज प्रेस वार्ता है और हम लोग आज अब रुक जाओ और कुछ देर बाद प्रेस वार्ता है और एनडीए का प्रेस वार्ता है। सब साथी चूंकि आज का समय जो हम लोग प्रेस के साथी को समय से बुलाए हैं
किन्हीं साथी को इसलिए के शास्त्री जी पार्टी के घर में है और ताने से काम नहीं होता। हमने वही बोल रहा था, पहले सर का सम्मान करके प्रेस वार्ता करते, इसीलिए। और आज के इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित प्रेस के साथी का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि आज एनडीए के प्रेस वार्ता में आप आमंत्रित हैं और आप अपना बहुमूल्य समय दिए, इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। और आज के इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे खगड़िया जिला जनता दल यू कार्यालय के कपूरी सभागार में हमारे पार्टी के प्रवक्ता बड़े भाई परिमल कुमार जी का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। हम आभार प्रकट करते हैं डॉक्टर मधुरेंद्र पांडे जी, जो हमारे पार्टी मीडिया सेल के पैनलिस्ट के माननीय नेता हैं। हम आभार प्रकट करते हैं बड़े भाई नीरज कुमार जी का, जो प्रदेश के प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी का। हम आभार प्रकट करते हैं राहुल कुमार जी का, ये आरएलएन के प्रदेश के प्रवक्ता हैं। सभी सम्मानित साथी का हम आज के इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हम 2 मिनट में बताना चाहेंगे कि आज का प्रेस वार्ता, चूंकि हमारे पार्टी के जो भी एनडीए के प्रवक्ता आए हैं अपनी बात को रखेंगे। आज प्रेस वार्ता की जो आवश्यकता हुई है कि आज जाति आधारित जनगणना और इस ऐतिहासिक काम को करने के लिए हमारे देश के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई जी मोदी जी का भी हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने लगातार हम सबों के सर्वमान्य नेता और एनडीए के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लगातार अपनी मांग को रखते आए हैं, जो बिहार के हित के लिए, हर समाज के हित के लिए, हर तबका के लिए जो लगातार लड़ाई लड़ते आ रहे हैं 90 के दशक से। जो आज विपक्ष के नेता जो उस समय अवोध बालक हुआ करते होंगे, उसे ये नहीं मालूम होगा जाति आधारित जनगणना क्या होता है। आज वो विपक्ष के नेता वो भी श्रेय लेने के ओर में है, ये स्थिति है। और आज बिहार की जनता सब देख रही है कि कौन बिहार के लिए चिंता करते हैं और कौन बिहार के लिए काम करते हैं। तो आप सब मीडिया के साथी को, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता, अब अच्छी तरह से आप सबों को बात रखेंगे। बस हम अपनी बात समाप्त करते हैं कि चूंकि 20 वर्षों के शासनकाल में जितने ईमानदारी से और हर तबका, हर समाज की जो मांग रखते आ रहे हैं, लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, और आज उस मांग जो पूरा हुआ जाति आधारित गणना, जो बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और एनडीए के नेता ने बिहार के अंदर कराने का काम किया, और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूरे देश में कराने जा रहे हैं। इसके लिए हम एनडीए परिवार की ओर से उनको बधाई देते हैं, उनका हम धन्यवाद देते हैं और हम आभार प्रकट करते हैं। और हम आमंत्रित करते हैं, हम अपने पार्टी के प्रवक्ता बड़े भाई परिमल जी आए और अपनी बात को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रदेश जनता दल एनडीए के संयुक्त प्रेस वार्ता में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथियों और एनडीए के सभी घटक दलों के जिलाध्यक्ष, जिला प्रवक्ता, मीडिया पैनलिस्ट और अन्य पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं का स्वागत और साथियों, आपको पता ही है कि यह जो प्रेस वार्ता हम लोग आयोजित कर रहे हैं, यह विषय है कि 30 अप्रैल को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने जाति आधारित जनगणना कराने
का निर्णय लिया और कैबिनेट कमेटी और पॉलिटिकल अफेयर में इसकी मंजूरी की। साथियों, जाति आधारित जनगणना क्यों आवश्यक है, ये बातें जाने। देखिए, जातीय विविधता भारत की एक विशेषता रही है और विभिन्न जातियों का समूहन ही भारतीय संस्कृति को विशिष्ट पहचान प्रदान करता है और प्रत्येक राष्ट्र के समग्र विकास, राज्य के समग्र संतुलित और पर्यटन विकास के लिए आवश्यक है कि सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों के उचित विकास सुनिश्चित किए जाए, उनके प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किए जाए, उनके विकास के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाए। आप जानते ही हैं कि स्वतंत्र अंतिम जो जाति आधारित जनगणना हुई थी 1931 में, 1941 में भी जाति आधारित जनगणना हुए थे, लेकिन उसके रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किए गए। तत्पश्चात कभी भी आज तक 2024 तक आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित जनगणना नहीं हुई। जहां तक जाति स्वतंत्र भारत में जाति आधारित जनगणना के प्रक्रिया और जो पिछले दिनों जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया, इसकी आधारशिला कब से है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। भारतीय संसद में 25 अगस्त 1994 को एक युवा इंजीनियर चीख कर यह कह रहा था कि सभी जातियों की गणना होनी चाहिए और उनकी ये जो मंशा थी, इसलिए उसका तात्पर्य या उद्देश्य ये था कि सभी लोगों को उनके अनुरूप भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, इससे सामाजिक समरसता भी बढ़ेंगे। और वह युवा इंजीनियर ही हमारे आदरणीय नेता, बिहार के विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। तो जाति आधारित जनगणना कराए जाने का प्रथम प्रारंभिक एवं प्रभावित प्रयास जो है और लगातार वो इस दिशा में प्रयासरत थे। देखिए, 2019-20 में हमारे नेता के पहल पर भी बिहार के सभी दलों गए और यह अनुरोध कर रहे गए कि भारत में जाति आधारित जनगणना कराई जाए। लेकिन उस समय तत्कालिक परिस्थिति जो थी, उसके अनुरूप हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भविष्य में ये कराए जाएंगे और इस पर विचार किए जाएंगे। तब और उन्होंने यह भी सलाह दी थी कि यदि आपको आवश्यकता है तो आप बिहार में जाति आधारित सर्वे करवाएं। तो देखिए, ये जो प्रतिनिधि मंडल था जिस समय प्रधानमंत्री से मिला था, उस समय हम लोग एनडीए के भाग थे, अर्थात एनडीए ने इनिशिएटिव प्रारंभ किया था हाल के वर्षों में। फिर देखिए, जून 2022 में बिहार विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदन ने प्रस्ताव पारित करके जाति आधारित सर्वे कराने का निर्णय लिया। यह जून 2022 की घटना है। उस समय हम लोग एनडीए के साथ थे। इन दोनों प्रक्रियाओं में आरजेडी और कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं। जहां तक आरजेडी का प्रश्न है, तो देखिए, कांग्रेस शासनकाल में 2011 में हम लोगों के दबाव के कारण यह निर्णय लिए गए कि जातीय आधारित जनगणना करवाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने नहीं करवाया। उसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी के गठन किए गए थे। उस कमेटी में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने विरोध किया जातीय आधारित जनगणना कराए जाने का। और आप समझें कि बाद में काफी दबाव के पश्चात सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे जो करवाए गए, जिस पर ऑलमोस्ट 48,093.60 करोड़ राशि भी खर्च किए गए, लेकिन उसको इतनी अधिक त्रुटियां थी, इसका बहाना बनाकर यूपीए गवर्नमेंट ने सार्वजनिक नहीं किया। और उस समय भी लालू प्रसाद यादव जी यूपीए के भाग थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो इंडिया गठबंधन के घटक है, और फिर आप देखिए कि जब इंडिया गठबंधन के निर्माण हुए थे और उसके मुंबई अधिवेशन में जब हम लोग उसके साथ थे, ये भी उसके साथ थी, तो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने मुंबई अधिवेशन में यह प्रस्ताव रखा था कि सभी इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दल प्रस्ताव पारित करके यह सुनिश्चित करें कि जब इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगी तो जाति आधारित जनगणना कराएगी। लेकिन आरजेडी, कांग्रेस, टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने इसका जमकर विरोध किया। स्पष्ट है
कि कांग्रेस और आरजेडी जैसे पार्टियों का जाति आधारित जनगणना कराने और उनके विकास को सुनिश्चित कराने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बेसिक रूप से देखिए एनडीए और महागठबंधन में जो बेसिक डिफरेंस ये है कि महागठबंधन में शामिल दल जाति को चुनाव जीतने का एक हथकंडा मानते हैं और उसका राजनीतिक उपयोग करते हैं, जबकि एनडीए या आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी जाति को विकास के इकाई के रूप में मानते हैं। और यही कारण है कि जब बिहार में जाति आधारित सर्वे करवाया गया तो फर्स्ट स्टेप ये लिया गया कि 94 लाख फैमिली जो बीपीएल कैटेगरी के थे उनको सरकार ने 2-2 लाख की सहायता उपलब्ध कराई थी ताकि वो स्वरोजगार इकाई प्रारंभ कर सके। फिर सरकार ने रिजर्वेशन पॉलिसी को एड्रेस किया और फिर अब जानते हैं 65% रिजर्वेशन प्लस 10% फॉर वीकर सेक्शन, मतलब जो अपर कास्ट के वीकर सेक्शन के थे। तो हम लोगों ने प्रयास किया और सकारात्मक प्रयास किया। हालांकि जो हम लोगों ने रिजर्वेशन पॉलिसी को देखिए तो हाई कोर्ट ने उसको निरस्त किया, लेकिन हम लोग प्रभावी रूप से इसको आगे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट इसको सीरियसली देख भी रहा है और हम आशा करते हैं कि हम लोग निश्चित रूप से हमें जो उसके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आएंगे हमारे पक्ष में होंगे। तो हम लोग तो सकारात्मक प्रयास करने वाले व्यक्ति हैं, विकास की बात करने वाले, सामाजिक न्याय की बात करने वाले, जितनी संख्या है उसके आधार पर भागीदारी सुनिश्चित कराने वाले लोग हैं। वही आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टी, कांग्रेस इन दिनों जहाँ जहाँ उसके जो राष्ट्रीय स्तर के पप्पू हैं, राजनीतिक पप्पू राहुल गांधी जी, सभी जगह वो बात करते हैं कि जाति आधारित जनगणना करवाइए। अरे 2011 में आपकी सरकार ने जनता के 48,093 करोड़ रुपए का उपयोग करके जाति आधारित जनगणना कराने का झोंक किया और उसे सार्वजनिक नहीं किया, उसमें भी घोटाला हुआ था क्या? तो मैं आपको बता दूं उस समय भी इंडियन सेंसस डिपार्टमेंट ने 2011 में सोशल इकोनॉमिक सर्वे नहीं कराया था, उन्होंने समाज कल्याण विभाग के द्वारा ये करवाया। तो स्पष्ट है कि कोई रणनीति इनकी नहीं थी, लोगों को घुस बनाने की नीति। और जहां तक राजद जैसी पार्टी, देखिए राजद के लिए जाति स्पष्ट रूप से चुनाव जीतने और चुनाव लड़ने का हक करता है। देखिए इस समय 2011 में सोशल इकोनॉमिक सर्वे हुए थे, उस समय भी तो लालू जी उसके साथ थे। और इसके अलावा मैं एक बात बता दूं, कांग्रेस तो शुरू से ही, प्रारंभ से ही आरक्षण विरोधी रही है। जब मंडल आयोग के जो रिकमेंडेशन थे उसको इम्प्लीमेंट किए गए थे तो उसके लिए संसदीय कमेटी के गठन किए गए थे, जिसमें एक सदस्य लालू प्रसाद यादव जी भी थे। लेकिन किसी भी मीटिंग में लालू प्रसाद जी ने उपस्थित होने की जरूरत नहीं था। स्पष्ट था कि इनकी प्रवृत्ति आरक्षण या इनके जो मंशा थे ये आरक्षण सुनिश्चित कराए जाने के नहीं थे, इनके मंशा थे ये मुल्क बनाओ और राज करो। आज भी ये आरक्षण की बात करते हैं। मैं आपको बता दूं पिछले लोकसभा चुनाव में जब आरजेडी ने 3 या 4 महिला प्रत्याशियों को, लगभग 3% महिला प्रत्याशियों को टिकट आवंटित किए गए थे, जिसमें 2 तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पुत्री थी। अब ऐसे व्यक्ति भी, उनके परिवार के ऐसे सदस्य भी जो जिनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उनकी एक पुत्री सिंगापुर में रहती है और ये लोग बिहार की जनता को अपनी राजनीतिक जागीर समझते हैं, तो उनको भी सांसद बनाने के लिए उन्होंने बुला लिया। तो इनकी मंशा मात्र परिवार का राजनीतिक और आर्थिक स्थिति करना है। हमारे एनडीए ने जो प्रयास किया है, जो सकारात्मक प्रयास किया है, चाहे तो बिहार में सोशल पर ये जाति आधारित सर्वे के आधार पर या फिर 30 अप्रैल को एनडीए के द्वारा लिए गए, केंद्रीय केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय वो काफी सकारात्मक हो गए, बिल के पत्र साबित हो गए और इससे पूरे राष्ट्र और बिहार के समन्वित, समेकित और संतुलित विकास सुनिश्चित हो गए। तो जो भी अभी जाति आधारित जनगणना या इसके दिशा में जो उठाए गए कदम है, इसमें निर्णायक भूमिका, इनिशिएटिव निर्णायक भूमिका एनडीए और उनके घटक दलों की है, न कि महागठबंधन में शामिल आरजेडी और कांग्रेस जैसे झूठ अफवाह फैलाने वाले दलों की।
इससे सचेत रहने की आवश्यकता है और हम एक नए सूत्र में एक नए युग की सूत्रपात हमारे एनडीए के सरकार से निर्देशित करना है जाकर योजना करवाकर और इससे बिहार में के साथ साथ संपूर्ण भारत का विकास सुनिश्चित होगा। धन्यवाद। अब हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र भाई आप लोग संबोधित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो 30 तारीख को जातीय जनगणना की घोषणा हुई, यह घोषणा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सामाजिक न्याय की घोषणा है। सामाजिक न्याय से आप लोग पहले से परिचित भी होंगे। एक सामाजिक न्याय लागू करने का प्रयास किए थे, लेकिन सामाजिक न्याय के नाम पर उन्होंने यहाँ जातीय उन्माद फैलाया, जातीय दंगे करवाए, दर्जनों नरसंहार करवाए, हजारों लाशों को गिरवाया। लेकिन मोदी जी का जो होगा विकास, ये समावेशी विकास करने वाला ये उनका कदम होगा। और निश्चित रूप से जो हमारा सिद्धांत है अंत्योदय, तो समाज की अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति है, वहां तक इससे जो डाटाबेस में प्राप्त होगा उससे वहां पहुंचने में हमको मदद मिलेगी। हमारा जातीय जनगणना कराने का मकसद राजनीति नहीं, अभी तो उनका विकास करना है जो वंचित है, पिछड़े हैं, शोषित है समाज में, उनको मुख्य धारा मिलाना, उनका सही मायने में विकास करना। कांग्रेस को बहुत दिन तक मौका मिला था, कांग्रेस के राहुल गांधी जी फिर कुछ चंद महीनों से जाति गणना की वो बात कर रहे हैं, उनको तो क्षेत्र में बहुत मौका मिला, हमेशा उन्होंने जातीय जनगणना का विरोध किया है। संसद में इसके बड़े बड़े उदाहरण है। लालू जी की पार्टी राजद ने इसका हमेशा विरोध किया था, लेकिन जब आज बीजेपी करवा रही है, इसका वो लोग क्रेडिट लेने के हो रहे हैं। निश्चित रूप से इसका जो श्रेय जाता है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह भी किया था कि ऐसा होना चाहिए। और मैं बताऊं कि बीजेपी का कोई नया एजेंडा नहीं है। बहुत लोग इस गलत में आते हैं कि बीजेपी का न्यू टर्म है, हिंदुत्व की बात करने वाली पार्टी जाति की बात जो कर रही है, चर्चा सुन रहा स्पष्ट नहीं है। 2010 में हमारी सुषमा स्वराज 2011 की वाली थी, तो हमारे पार्टी की सुषमा स्वराज जी थे, चाहे गोपीनाथ मुंडे हो, हुकुमदेव नारायण यादव जी हो, सबने संसद में वीडियो मौजूद होगा सबके मोबाइल में, जोरदार तरीके से जातीय गणना के पक्ष में वकालत की थी और जोरदार तरीके से बात किया था कि जातीय गणना होनी चाहिए, तभी हम समाज के सभी वर्गों का सही मायने विकास कर सकते हैं। और इस अभी जो फैसला हुआ है, आपको जानकर ताज्जुब होगा, इस फैसले में संघ भी शामिल है। आरएसएस ने 2024 सितंबर में कहा था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। हमारे रक्षा मंत्री, वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी 2018 में इस बात को कहा था कि सरकार ने बड़ा जातीय जनगणना करवाएंगे। तो भाजपा कोई जनता करती है, बड़ी कमिटमेंट वाली पार्टी है, सोच समझकर ठोस निर्णय करती है, और जब करती है तो उसे पूरा करती है। कांग्रेस ने बार करवाया था 2011 में, तो जनगणना नहीं करवाया था, उसने सर्वे करवाया और 4,893 करोड़ रुपया उसने खर्चा किया। और उसमें जानकर ताज्जुब आपको होगा कि 8,91,00,000 गलतियां उसमें थी। तो इस सर्वेक्षण के कारण से कांग्रेस सरकार ने सर्वे को प्रकाशित भी नहीं किया। तो आजादी के बाद कह सकते हैं कि सही मायने में पहली बार मोदी जी जातीय आधारित जनगणना कराने जा रहे हैं देश में। और ये ध्यान रखिएगा कि जातीय आधारित गणना हिंदुत्व को मजबूत करने वाला होगा। मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ कि हिंदुत्व को मजबूत करने वाला होगा, इससे हिंदुत्व को और मजबूती मिलेगी। और जो हमारे मुसलमान भाई उनके करीब 300 से अधिक जातियां हैं सर, उनके विषय में लोगों को पता नहीं है, तो सबके विषय में सबको पता चलेगा। वक्फ बोर्ड में सभी जो ऊपर के अपर क्लास के मुस्लिम है वही पूरा अगुवाई किए हुए थे, पसमंदा मुसलमानों की चर्चा कहीं होती भी नहीं थी। तो वक्फ बोर्ड की चर्चा हुई, पसमंदा मुसलमानों की चर्चा हुई। सब आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मुसलमानों में 80% पसमंदा मुसलमान है जो आपको फल बेचते दिखते हैं, साइकिल का बच्चे बनाते दिखते हैं। उनको भी मोदी जी मुख्य धारा बनाने का काम करेंगे कि जनगणना उनके लिए भी है, उनको भी और वक्फ बोर्ड उनको वक्फ बोर्ड में कोई जगह दिया जा रहा है, कोई पेपर कहीं बनाया जा रहा है कि अध्यक्ष बनाया जा रहा है, इस पर कि वो लोग कुंडली मार के बैठे हुए थे। और कुछ लोग ध्यान भी भटकाते हैं कि पहलगांव से ध्यान भटकाने की बात है। दर जवाब जब चर्चा होती है मैं उसकी बात नहीं करते रहा, आप लोगों की बात हमारे भाई ने कर दी। निश्चित रहिए मोदी का भारत है साहब, पलट के मारता है। बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक कभी देश भूला नहीं, एयर स्ट्राइक कभी देश भूला नहीं, उसमें भी 10-15 दिन का वक्त लगा था।
निश्चित रूप से एक एक आतंकी को और उनके आकाओं को, चाहे वो पाताल में छिपे हो, आसमान में छिपे हो, ढूंढ कर निकाला जाएगा और ऐसी सजा दी जाएगी जो माननीय मोदी जी ने बिहार की धरती से कहा कि और कल्पनीय सजा होगी। इसलिए और देश में एक घटना घटी पुलवामा पहलगाम में, जो कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और बर्बाद करने वाली घटना है, लेकिन उस कारण से देश की विकास की जो गति है वो रुकनी नहीं चाहिए। इसीलिए मोदी कैबिनेट ने इस तरह का एक फैसला लिया और मुझे लगता है कि सितंबर से शायद ये जनगणना शुरू भी हो जाएगी। इसी आने वाले सितंबर से जनगणना शुरू हो जाएगा। सभी को लक्षित कर, जो वंचित हैं, शोषित हैं, उनको लक्षित कर सरकार नीतियां बनाने में सफल होगी। और संघ ने भी कहा कि पहले भी आजादी के पहले से जनगणना हो गई थी, तो संघ की भी इच्छा है कि जनगणना हो, इसमें कि जातियों का डेटा हमारे पास हो, उनके उत्थान के लिए, न कि कोई राजनीति के लिए वोट बैंक के लिए। धन्यवाद। मैं राहुल जी से धन्यवाद। परिमल जी ने भी अपनी बात रखी और नीरज जी ने भी अपनी बात रखी, तो मैं थोड़ी सी अलग बात रखूंगा, इसी विषय के केंद्र में रखूंगा, क्योंकि ये प्रेस वार्ता करने की जरूरत हम लोग को इसलिए पड़ी है कि हम चाहते हैं कि जनता सच जाने कि जातिगत जनगणना का जो सवाल है वो किसका सवाल है, और जो क्रेडिट लेने की जो होड़ मची है वो किस तरह से कांग्रेस और लालू जी का जो पूरा कुनबा है, चाहे वो एनडीए अलायंस कहिए या महागठबंधन कहिए, इन लोगों का जो एक पूरा कुनबा जो क्रेडिट लेने की जो होड़ में है, तो उनके इस झूठे दावे को भी हम चाहते हैं कि आपके सामने हम रख सके। मैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा से हूँ और हमारी पार्टी का अभी पिछले दिनों वाल्मीकि नगर में शिविर हुआ था 3 दिन का, उसमें भी हम लोगों ने एक राजनीतिक प्रस्ताव लिया था कि हमारी पार्टी चाहती है कि देश भर में जातिगत सर्वे नहीं बल्कि जातिगत जनगणना हो। जो जनगणना शेड्यूल है अभी 2021 में जो कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, तो उसी के साथ वो हो। और हम लोग को इस बात की खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी पार्टी के जो राजनीतिक प्रस्ताव थे उसको स्वीकार किया, तो हम उनका पार्टी की तरफ से आभार भी व्यक्त करते हैं। देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि आपको जब काम करने का मौका मिला तो आपने क्या क्या किया। आजाद भारत में माननीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के अंतिम जो उस परिवार से लेकर के या कांग्रेस परिवार से जो अंतिम प्रधानमंत्री हुए मनमोहन सिंह जी, इन सब लोगों को एक लंबा अरसा मिला देश में काम करने का, लेकिन सामाजिक न्याय को लेकर के जो गंभीरता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी पहले जब जदयू में थे और जब अलग गए तब भी माननीय चिराग पासवान जी, उसके पहले रामविलास पासवान जी भी, तमाम लोग, जीतन राम मांझी जी भी, तमाम लोग जिस तरह से सामाजिक न्याय को लेकर के गंभीर रहे हैं, उसी का आज परिणाम है कि जातिगत सर्वे बिहार में हुआ और जातिगत जनगणना आने वाले दिनों में होगा पूरे देश में। आपको याद होगा कि पूरे टेन्योर में कांग्रेस ने आज तक एक भी ओबीसी प्रधानमंत्री देने का काम नहीं किया है। जब भी गैर कांग्रेसी सरकार बनी तब जाकर के इस देश को ओबीसी प्रधानमंत्री मिलने का अवसर मिला। 2014 में जब मनमोहन सिंह जी की अंतिम पारी जब चल रही थी, तो 2012 से 14 के बीच में आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इस देश में जो 31 के जो सर्वे है उसके अनुसार 52% ओबीसी के लोग हैं। वो आंकड़ा ऊपर होगा या नीचे होगा ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, लेकिन आधी आबादी का कोई भी प्रतिनिधित्व 2014 का जो टेन्योर था माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का, उसमें एक भी ओबीसी वर्ग से मंत्री नहीं था। इस बात को समझिए। और आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, जब एनडीए के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आपके साथ बैठे हुए हैं, तब इस देश के अंदर केंद्रीय कैबिनेट में 27 मंत्री पिछड़ा वर्ग से आता है। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि जब जिसको मौका मिला उसने काम किया तो निश्चित तौर पर क्रेडिट भी उसी को मिलेगा। इस देश के अंदर मंडल कमीशन का गठन किया गया। इंदिरा गांधी जी के समय में भी इस पर बात हुई, कमेटी की रिपोर्ट आई, उसको लागू करना था, लेकिन वो नहीं हुआ। वो 1977 में पहली बार मंडल कमीशन को लेकर के गंभीरता से काम की गई।
उसके बाद फिर 80 से 84 इंदिरा गांधी जी को मौका मिला, उसके बाद राजीव गांधी जी को मौका मिला, फिर नरसिम्हा राव जी को मौका मिला। इन तीनों ने नहीं किया, ये काम वीपी सिंह जी ने किया, तब बीजेपी के समर्थन से, और उसमें नीतीश कुमार जी का भी समर्थन उस सरकार को था। आप समझिए कि इस देश के अंदर 27% आरक्षण गैर कांग्रेसी सरकार ने लागू किया। इस देश में बिहार में मुंगेरी लाल कमीशन का गठन, जिसमें अति पिछड़ों को सम्मान मिला, वो माननीय कर्पूरी ठाकुर जी की देन है कि उन्होंने बिहार के अंदर अति पिछड़ों को सम्मान दिया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की देन है कि आज हजारों नहीं लाखों की संख्या में कोई वार्ड का सदस्य बना होगा, कोई मुखिया बना होगा, कोई नगर परिषद में चेयरमैन बना होगा जो अति पिछड़ा समाज से आया। ये सौभाग्य भी माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए वाली सरकार को है। जबकि जो लालू जी कहते हैं कि हमने जातियों को, जो पिछड़ा समाज है, अति पिछड़ा समाज, उसको हमने आगे बढ़ाया, लेकिन जब कभी भी पंचायती राज व्यवस्था की बात हुई तो उन्होंने हमेशा इसको दरकिनार करने की कोशिश की। और 2001 में जब उनके कोर्ट के आदेश के बाद जब बिहार के अंदर पंचायती चुनाव हुए, तब भी उस समय पिछड़ा समाज को वो अधिकार नहीं मिला। इसी तरह से ओबीसी का जो कमीशन होता है, पिछड़ा वर्ग का जो कमीशन को जो संवैधानिक अधिकार है, इसी एनडीए की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। उसके बाद ओबीसी कल्याण संसदीय समिति, जो लंबे समय से पिछड़ा वर्ग का एक सामाजिक कल्याण में, सामाजिक न्याय में एक बड़ा योगदान होता है, उसमें भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस काम को किया। उसके बाद देखिए आप हर जिले में नवोदय है, सैनिक स्कूल कई राज्यों में है, फिर सेंट्रल स्कूल है, इन सभी में जो ओबीसी को, जो लोगों को, छात्र छात्राओं को जो अवसर मिला, वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सौभाग्य से मिला। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो दावे कांग्रेस, या अभी परिमल जी ने भी बताया और नीरज जी ने भी शेयर किया कि आरजेडी किस तरह से विरोध करती रही है, इसी तरह से जो मुंबई में अधिवेशन हुआ, जहाँ इंडिया अलायंस के लोगों ने तय किया और जेडीयू की तरफ से ये प्रस्ताव आया कि भाई वहाँ पे जातिगत सर्वे होना चाहिए बिहार के अंदर या इस देश के अंदर होना चाहिए जनगणना, और इसी सवाल पर राहुल गांधी जी पीछे हो गए। देखिए, ये जातिगत सर्वे की बात या जनगणना की बात राहुल गांधी जी तब करने लग गए जब उनको लगा कि जो पॉलिटिक्स वो करते हैं वो जनता के दिलों तक पहुंच नहीं पा रही है। तो उन्होंने एक कोशिश की कि भाई हम ये सवाल ला करके शायद एक लुभाने की कोशिश करें, लेकिन मैं ये बात मंच की तरफ से कह सकता हूँ कि आज ये काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नहीं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नहीं, या एनडीए के घटक दलों ने नहीं, बल्कि जनता के दिलों की इच्छाओं का सम्मान करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए ने ये फैसला किया, और ये बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। और इस मंच से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ, राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ, मैं उपेंद्र कुशवाहा जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ, नीतीश कुमार जी का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बैठे हुए हैं जेडीयू से मीडिया पैनलिस्ट हैं डॉक्टर मधुरेंद्र पांडे जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात करें। हमारे सामने उपस्थित प्रदेश कमेटी के प्रवक्तागण और मीडिया के साथीगण, आज ये बैठक रखा गया है बहुत शौकत में लेने रखा गया है। ये 30 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो है देश भर में जातीय जनगणना का निर्णय जो लिया गया है, उस निर्णय का एनडीए के घटक दल जदयू पूरी तरह से स्वागत करता है, आभार व्यक्त करता है उनका। लेकिन एक बात बता देना चाहूँगा कि यह जो जातीय जनगणना हो रही है 94 वर्षों के बाद हो रही है। सन 1931 में हुआ था आज़ादी के पूर्व, और आज़ादी के बाद ये पहला अवसर है जो कि पूरे देश में राष्ट्रीय जनगणना हो रहा है। और इसका मुख्य अगर स्रोत, अगर कोई सूत्रधार है तो उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार, जिन्होंने सन 1994 में 25 अगस्त 1994 में संसद में चीख कर कह रहे थे कि जातीय जनगणना हो, और जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, और पिछले पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको पूरा लाभ मिलना चाहिए। तो आज उन्होंने जो सूत्र रखा, उन्होंने जो नींव रखी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने,
उसका आज पूरा देश लाभान्वित है, पूरा देश की जनता उसका लाभ लेगी। और इसके पूर्व भी उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बताते चले कि जब बिहार में जातीय गणना की बात हो रही थी, सर्वे की बात हो रही थी, तो सभी ने, कुछ ने तो विरोध भी किया, कुछ ने सपोर्ट भी किया, लेकिन मात्र दिखावे के लिए था। केंद्र सरकार ने भी कह दी कि आप अपने स्तर से बिहार में सर्वे करा सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इच्छा शक्ति इतनी प्रबल थी कि उन्होंने बिहार में सर्वे कराकर पूरे देश को दिखा दिया कि हाँ, अगर इच्छा शक्ति प्रबल है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और उन्होंने 20 वर्षों के कालखंड में बिहार में जो दिशा और दशा, जो तस्वीर बदली है, वह देखने योग्य है। सारे लोग उसको देख रहे हैं कि किस तरह बिहार प्रगति के पथ पर अग्रसर है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का विकास हो, चिकित्सा हो, जल हो। और उन्होंने सामाजिक सुधार करने का भी काम किया, महिला सशक्तिकरण करने का काम किया। और जो पिछड़े वर्ग थे, जिनको न्याय नहीं मिलता था, उसको आरक्षण देकर नगर निकाय में, महिला में, पुलिस में बहाली करके उन्होंने जो दिखा दिया, वह देश के लिए अनुकरणीय है। थैंक यू, धन्यवाद।